और बाकी निकिता, आप लोग का कैमरा क्यों नहीं ऑन रहता है? आदर्श, निकिता, महिमा, आप लोग ऑफ कब से रखने लगे? मेघा, प्रेरणा, खुशी। मैम चार्ज में लगाए हुए हैं। सब लोग चार्ज में लगा लिए हैं क्या? नो मैम, हम सच में चार्ज में लगाए हुए हैं। बाकी लोग ऑन करिए, क्लास को थोड़ा अच्छा बनाने का जिम्मा आप लोगों का है। फ्रंट वाला कैमरा में ना अच्छा नहीं आता है मैम। हम्म। होस्ट बना दिया, अच्छा रखिए। इसीलिए सब ऑफ कर लेते हैं क्या? देखिए, सुयस, अब आप शेयर कर पाएंगे अपना स्क्रीन? यस मैम, होगा। शेयर करूँ? स्टार्ट करूँ मैम? हाँ। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Today I'm giving a presentation on Environment Protection Act. Wait a minute. I mean, first of all, introduction. Indian Constitution states that introduction. The Indian ये Constitution आवाज states ब्रेक that सिर्फ मुझे यहाँ हो रहा है या सबको हो रहा है? नहीं मैम, यहाँ भी हो रहा है। ओके, प्रोसीड सुयस। introduction. Indian Constitution states that it is the duty of the state to protect and improve the environment, to safeguard the forest and wildlife of the country. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को बताता है कि ये हमारा फर्ज है कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसमें सुधार लाएं, जिससे फॉरेस्ट, जंगल और उनमें रहने वाले जीव जंतु का सुरक्षा हो सके। आर्टिकल 51 सबसेक्शन जी, it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, to have compassion to living creatures. Article 51A subsection G says that ये हम सबकी ड्यूटी होनी चाहिए, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की, कि हम लोग अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें, प्रोटेक्ट करें, जिसमें जंगल, तालाब, नदी और जीव जंतु की तरफ हम लोग प्यार से और प्रोटेक्ट करेंगे। Environment Protection Act was commenced from 9 January 1986. Its background. In the wake of Bhopal tragedy, the Government of India enacted the Government Protection Act of 1986 under Article 253 of the Constitution. भोपाल ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को इनैक्ट किया था 1986 में अंडर आर्टिकल 253. It has 26 sections and 4 chapters. The purpose of the act is to implement the decision of the US Nation Conference on the Human Environment. The Environment Protection Act के अंदर 26 सेक्शन एंड 4 चैप्टर्स आते हैं, जिनका पर्पस है कि जो डिसीजन यूएस नेशन ने लिया था ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। The act is an umbrella legislation designed to provide a framework for central government coordination of the activity of various central and state authority established under previous laws. ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के अंडर आता है, जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलके प्रोटेक्ट कर सके एनवायरमेंट को। एक मिनट सुयस, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा छोटा छोटा लॉ मिल करके ये एक बड़ा लॉ फ्रेम हुआ है, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, ठीक है? जैसे आपका वाटर एक्ट हो गया, बैक जाइए। बैक जाइए सुयस।
जहाँ पे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की बात की आपने। हाँ, जो ब्रैकेट में देखिए आप लिखे है ना, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, है ना, तो यही छोटा छोटा एक्ट सबको उसी में डाल दिया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसीलिए उसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, अब आगे बढ़िए। जनरल, हाँ क्या हुआ संजय, कुछ बोल रहे हैं क्या? मैम प्रीवियस लॉगिन पे क्लिक हो गया था तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, फिर सोचे कि इतना लेट तो मैम नहीं स्टार्ट करेंगी, तो फिर अभी करंट लॉगिन की। हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं, अभी बस 2-3 स्लाइड ही गया है, ध्यान दीजिए। ठीक है Next is the general power of the central government to protect and improve environment. Under section 3, take all measures seem necessary. हम लोग को उन सारे मेजर्स को लेना चाहिए जिससे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। कोऑर्डिनेशन एक्शन, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, जिससे वो लोग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सके और प्रोटेक्ट कर सकें। सेट स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, हम लोग को एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए हाई लेवल का, जिससे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें। फोर्थ पॉइंट, टू सेट स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज उतना ही पोल्यूशन डिस्चार्ज करें अपने फैक्ट्री से जितना हम लोग स्टैंडर्ड सेट करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए फंक्शन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। रेस्ट्रिक्शन और इंडस्ट्रीज पे रोक टोक होनी चाहिए कि वो लोग ज्यादा पोल्यूशन नहीं करें। प्रोसीडियर फॉर सेफ गार्ड, हम लोग को ढेर सारे और मतलब मैनी रूल्स निकालने चाहिए जिससे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। एग्जामिन, इन्वेस्टिगेशन, सर्च और इंस्पेक्शन, हम लोग अपने टाइम टू टाइम हम लोग को एनवायरनमेंट को अपने एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहाँ से पोल्यूशन हम लोग का राइज कर रहा है, और मेनी वेज निकालने चाहिए जिससे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकें। एस्टैब्लिश एनवायरमेंटल लेबोरेटरी, हम लोग को एनवायरनमेंट के लिए लेबोरेटरी सेटअप करना चाहिए जिससे और तरीके हम लोग खोज सकें अपने इम्प्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट को। कलेक्ट इंफॉर्मेशन गाइडलाइन, क्या क्या ड्रॉबैक्स हम लोग के हो रहे हैं एनवायरनमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन पे, या किस तरीके से इम्प्रूव और खराब हो रहा है हम लोग का एनवायरनमेंट, उन लोग के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए और उन लोग के लिए गाइडलाइन निकालनी चाहिए। मेक एनी अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाहिए जो ये सब मैटर्स को हैंडल करेगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस, और जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है उसे ऑफिसर्स अपॉइंट करना चाहिए और उन्हें पावर देना चाहिए और फंक्शंस देना चाहिए जिससे वो आगे के लिए कैसे वो हैंडल करेंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। फिर आता है सेक्शन 6, पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। फर्स्ट, एयर, वाटर एंड सॉइल, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हम लोग किस तरीके से अपने एयर को प्रोटेक्ट कर सकें, पहले एयर पोल्यूशन कम हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकें। फिर वाटर पोल्यूशन जो इंडस्ट्री से वेस्ट आता है वाटर में वो कंट्रोल कर सकें। सॉइल, यहाँ पे सॉइल का मतलब लैंड पोल्यूशन, हम लोग को गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए, गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए। फिर आता है सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम अलाउबल लिमिट, मतलब एक लिमिट सेट करना चाहिए कि हम लोग कितना पोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, मतलब कितना मटेरियल जो हम लोग के लिए पोल्यूट करता है वो हम लोग फेंक सकें। प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंसेस, डेंजर सब्सटेंस को कैसे हैंडल किया जाए, मतलब प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए और सेफली, ये हम लोग का हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ आता है प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन का यहाँ पे मतलब है कि लिमिट होना चाहिए कि एक एरिया में कितना डेंजर सब्सटेंसेस अलाउ किया जाए, और रिस्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, कहाँ का यूज कर सकते हैं और कहाँ का यूज नहीं कर सकते हम लोग डेंजर सब्सटेंसेस को, उसके लिए होना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस। फिर आता है लास्ट पॉइंट, सेफ्टी एंड रेमेडी। सेफ्टी का मतलब हो गया कि जो लोग डेंजर सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं
उन लोग के लिए उन लोग का सेफ्टी होना चाहिए कि वो लोग कैसे यूज करें, और रेमेडी अगर इनकी और उनके लिए कैसे वो यूज करें द प्रोसेस, वो हैंडल कैसे करेंगे डेंजर सब्सटेंसेस को, वो हो गया हम लोग का रेमेडी। थैंक यू। मेरे को कहीं बोलने का जरूरत नहीं पड़ा फिर तो। गलत है क्या मैम? सही था, वही तो मैं बोली, मुझे कहीं नहीं बोलने का भाई। जरूरत पड़ा ही नहीं। आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया था मैम, अब तक जितने भी मिले उससे बेटर था। अब मैम तक जैसे जितने मिले उससे सेक्शन को बेटर था। एक्सप्लेन किया, मैम जैसे सेक्शन 4 को एक्सप्लेन किया कि अपॉइंट करना चाहिए एंड अलाउंस जो भी उसमें लिखा था, तो उसे मैम अलाउ करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए या फिर अपॉइंट किया जाता है उस सेक्शन या रूल के रिगार्डिंग? बात तो एक ही है, और अपॉइंट होते हैं। मतलब उस और रूल्स लास्ट में में जो मेंशन। आप सेफ्टी की जो बात कर रहे हैं, जैसे आप इसमें एग्जांपल वगैरह भी ऐड कर सकते थे एक्सप्लेनेशन के दौरान। जैसे अभी हम लोग, जैसे कोरोना वॉरियर्स की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग कोरोना के लोगों से ही मिल रहे हैं, लेकिन पीपी किट पहन करके कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम इंडस्ट्री में भी होता है, कोई भी अगर काम कर रहे हैं आप तो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ, तो प्रॉपर एग्जाम्पल दीजिए, बस यही सजेशन है। एग्जाम्पल जितना आप डालेंगे ना सारे पॉइंट में, उतना बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, लाइक चूड़ी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि चूड़ी मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ जो लोग काम करते हैं, लाइट वगैरह निकलता है, उसके लिए प्रॉपर वो दिया जाता है, गॉग वगैरह दिया जाता है, ताकि वो चिंगारी ना पड़े हमारे आंख में, वर्कर्स के आंख में। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते थे सारे पॉइंट्स को, हर पॉइंट में। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा है या रिलेट करके, बस ये सजेशन है, बाकी एक्सप्लेनेशन सही था। ठीक है, और बाकी संजली का क्या बोलना चाहती है, एक बार स्लाइड शेयर करिए, वो देख लूं। सेक्शन 4 निकालिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर एंड फंक्शन। हाँ, तो इसमें क्या संजलि? हाँ, क्या वो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नो मैम, नहीं आवाज गई संजलि? यस मैम अभी आ रही है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे सेक्शन 4 में? मैम मैं सेक्शन 4 में बोल रही थी, जैसे इसमें लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस, तो इसमें पहले से ऑलरेडी मेंशन है कि जो भी ऑफिसर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे एंड उनके पावर्स एंड फंक्शन को मतलब एक्सप्लेन यहाँ पे मेंशन किया डिफाइंड हुआ है। होगा। हाँ, तो उसने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड अपॉइंट होना चाहिए। हाँ सही बोला, अभी समझ आया। ठीक है, तो फिर अब आदर्श को मौका दिया जाए। नेक्स्ट है स्टेट इंटरवेंशन। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तो आप लकी हैं, सबसे छोटा टॉपिक आपको मिला है, तो ये इत्तेफाक से। आदर्श रेडी? यस मैम। आपका तो स्टेट इंटरवेंशन है ना? यस मैम। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all my friends. I am going to present a presentation on state intervention. First of all, what is state intervention? The action taken by government in order to affect or interfere with decisions made by individuals, groups or organizations such as private sector regarding economic and social matters. The गवर्नमेंट का जो एक्शन लिया जाता है इंडिविजुअल और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के रेगुलेशन वर्किंग में, ताकि कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल मैटर सिक्योर हो सके, उसे स्टेट इंटरवेंशन कहते हैं। Next, we are talking about the objectives of state intervention. First, minimizing effect of wealth and economic power.
Poverty anywhere is a source of danger for prosperity anywhere. Poverty कहीं किसी देश में प्रॉस्पेरिटी के लिए डेंजर होता है, जिससे कि जिसको हटाने के लिए स्टेट इंटरफेयर करता है और रिमूव करता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ प्रिविलेज इन द सोसाइटी। ये फैक्ट है कि 90% ऑफ द वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ लेस देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हटाने के लिए स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव होता है ताकि वो कंट्रोल कर सके एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। सेकेंड पॉइंट है टू फुलफिल बेसिक नीड्स। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इज टू plan the economic resources in such a way which guarantee the basic necessity of public at large. स्टेट इंटरवेंशन का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करते ताकि बेसिक नेसेसिटी पब्लिक को दिया जा सके, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ। थर्ड पॉइंट है encouraging decentralized industrial development. Private entrepreneurs are guided mainly by profit motive. Private enterprise का यही मोटिव प्रॉफिट मोटिव के लिए ही वर्क करता है, इसलिए वो इंडस्ट्री सेटअप करता है जिस रीजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके और अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इस कारण से स्टेट इंटरफेयर करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्लान डिस्पर्सन लाता है, जिससे कि इंश्योर होता है डिसेंट्रलाइजेशन ग्रोथ ऑफ कंट्री का। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्कार्स नेशनल रिसोर्सेज। स्टेट इंटरवेंशन इन बिजनेस क्रिएट कंडक्टिव environment for profitable utilization of scarce resources. स्टेट इंटरवेंशन एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि स्कार्स रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन हो सके। प्लानिंग कमीशन एक्सेस द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अलॉट these resources for balanced regional development. प्लानिंग कमीशन अवेलेबल करवाता है रिसोर्सेज का जिससे कि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो सके। Private entrepreneur uses these resources only for those products and services which can fetch maximum price for them. Private companies उन resources का इस तरह से इस्तेमाल करती है जिससे कि वो प्रोडक्ट और सर्विस पे मैक्सिमम प्राइस फेच कर सके। फिफ्थ पॉइंट है सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। Indigenous industry units are unable to fetch the competition inflicted by the foreign capitalists and multinational corporations. Indigenous industry जो कि इंडियन कंपनीज हैं वो बाहर फॉरेन कंपनीज से जो इंडिया में आकर स्टैब्लिश हो रहे हैं उससे कम्पीट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नो हाउ एंड मैनेजमेंट स्किल्स का लैक होता है। स्टेट इंटरवेंशन का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उस इंडिजिनस यूनिट्स को प्रोवाइड अनडिजायरेबल कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर सके। सिक्स्थ पॉइंट है सेविंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। स्टेट इंटरवेंशन ट्राइज टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसी which in turn promotes more export drive to earn valuable foreign exchange. स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है जिससे कि वो एक्सपोर्ट ड्राइव को प्रमोट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सके। और स्टेट इंटरवेंशन आल्सो इनकरेज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू सेव फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर इंपोर्ट। स्टेट इंटरवेंशन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भी इनकरेज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को अब सेव कर सके। State intervention discourage undesirable import through import substitution and encourage export promotion to increase the volume of foreign exchange in the country. State intervention undesirable imports को रोकती है import substitution के द्वारा और export को
एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। फर्स्ट, रेगुलेटरी रोल। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेटरी रोल्स प्रोवाइड करती है बाय रेगुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग एंट्री इनटू द बिजनेस, for example license, industrial policy, by regulating conduct of business venture, for example working condition, stimulation, ceiling. Promotional role. Second है promotional roles. Government promotional roles भी करती है by development of infrastructure or by providing assistance in the form of subsidies land at concession prices. थर्ड है इंटरप्रेन्योर रोल। गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योर रोल भी प्रोवाइड करती है बाय एक्टिंग एज अ एंटरप्रेन्योर इन फॉर्म ऑफ पब्लिक ओनरशिप। फोर्थ है प्लानिंग रोल। गवर्नमेंट प्लानिंग रोल भी प्रोवाइड करती है बाय ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज और बाय laying down national priority. Next point है classification of control. Control can be classified on various bases. First, on the basis of nature, control are of two types. First, formal. It is usually those enacted from legislation. Formal controls वो होते हैं जो कि legislation के द्वारा enact किए जाते हैं और ये formal control very powerful होते हैं. For example, Companies Act, FEMA. Second है informal control. It refers to the control which various groups impose themselves out of need and custom. ये वो कंट्रोल होते हैं जो कि वेरियस ग्रुप पे इम्पोज किया जाता है उसके नीड और कस्टम के अनुसार. बिजनेस फर्म्स इन वेरियस लाइन ऑफ एक्टिविटी डेवलप कन्वेंशन, informal agreement, and accepted way of doing things that have important regulatory implication. Business firm जो various line of activities development convention पे work करती है, informal agreement और accepted way of doing things, इस तरह से वो informal control होता है. On the basis of approach, there are two types, coercive and inducive. Coercive are the forceful controls which require certain action to implement those controls. For example, taxes. Inducive control, it holds out the promise of reward for compliance with the desired line of action. ये वो कंट्रोल होते हैं जिसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी. ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, देयर आर टू टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट, when the government fixes price of certain products and services, it is an example of direct control. जब गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस को फिक्स कर देती है उसे डायरेक्ट कंट्रोल कहा जाता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इनडायरेक्ट कंट्रोल, व्हेन गवर्नमेंट चार्जेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज करती उसे इनडायरेक्ट कंट्रोल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल रोड टैक्स, GST. On the basis of effect on competition, there are three types. Making competition work, government regulates designed to make competition work. गवर्नमेंट डिजाइन करती है रेगुलेशन ताकि कंपटीशन वर्क करे. फॉर एग्जांपल कंपटीशन एक्ट. देन गवर्नमेंट सेट स्टैंडर्ड फॉर कंपटीशन. गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करती है ताकि कंपटीशन और चले, उसी स्टैंडर्ड के अनुसार चले. थर्ड है सप्लीमेंट्री कंपटीशन. गवर्नमेंट खुद ओनरशिप प्रोवाइड, गवर्नमेंट खुद कंपटीशन प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल NTPC इलेक्ट्रिसिटी.
On the last है on the basis of effect. There are two types, promotional and regulatory. Promotional measures are of positive nature. वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं और ये इनमें वो एक्टिविटी आती है जैसे कि पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, पब्लिक सेक्टर का एस्टैब्लिशमेंट और ऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट बैंक, बैंक का डेवलपमेंट और रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट. नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंट्रोल. Regulatory measures ensured orderly development of industry with the least wastage of resources. Government regulatory control provide करती है ताकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके कम से कम रिसोर्सेज के वेस्टेज के साथ. थैंक यू मैम. क्वेश्चन है तो पूछिए. किसी का कोई क्वेश्चन? अंजलि, Not it. तो फिर फीडबैक. Comprehensive मैम. explanation. बहुत अच्छा था. समझ आया. और बाकी लोग क्यों चुप है भाई? खुशी मुस्कुरा मैम रही वन ऑफ है. द बेस्ट दिया मैम. मतलब सब लोग अपना फ्रेंड ग्रुप बना लिए हैं. चलो तुम हमको बेस्ट बोलना, हम तुमको बेस्ट बोलेंगे, ठीक है? Others ना? Narayan, good one, good one. इनफैक्ट बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन. थैंक यू. एक्सप्लेनेशन भी अच्छा थैंक था. यू मैम. एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा था. जिस लेवल का जैसा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वैसा ही एक्सप्लेनेशन था, ठीक है? लेकिन पता नहीं आप सब कुछ सही बोले थे. सबको तो सजेशन देना बनता है एज एन टीचर, क्योंकि मैं तो हमेशा चाहूंगी कि एक स्टेप नेक्स्ट टाइम अगेन एक स्टेप और ऊपर हो. तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लाइए अपने वॉइस में, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन में, ठीक है? मतलब वॉइस में कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, ऐसे ही बोलनेस धीरे-धीरे दिखना बोलते हैं. चाहिए. हाँ, बोलनेस दिखना चाहिए. जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बोले बहुत अच्छा, एक्सप्लेन बहुत अच्छा, लेकिन डरे डरे सहमे टाइप, ऐसा टाइप वॉइस लग रहा था आपका, ठीक है? तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन सिर्फ आपको ठीक करना है. बाकी आपका कॉन्सेप्ट सही है, प्रेजेंटेशन सही है, एक्सप्लेनेशन पावर सही है, तो नो कंप्लेन, ठीक है? अब बचा कितने टॉपिक? मैम रिशु और दीपेंद्र का है और प्रेरणा. तो नेक्स्ट टॉपिक में किसका? प्रेरणा का बताया था मैंने. Public sector undertaking. मैम पहले तो रिशु करेगा ना. रुकिए. हाँ, रिशु करेगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है? तो रिशु को मैंने अकेले दिया था, विवेक को भी दिया था ना साथ में. रिशु पता एंड नहीं मैम, विवेक वो दोनों को साथ अकेले में ही दिया कर रहा था. है वो तो. तो विवेक आपका क्या टॉपिक है फिर? विवेक है कि नहीं है? विवेक आवाज नहीं आ रही है. विवेक तो है मैम. वही तो दिख रहा है, लेकिन कोई आंसर नहीं है. तो सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए. शाबाश. मतलब एक तो शुरू क्लास से आ नहीं रहे हैं विवेक, और जब यहाँ रिवीजन क्लास चल रहा है तो ऐसा पता ही नहीं है. बढ़िया है. सोचा ही नहीं होगा ना वो मेरे को बुला भी सकता है यहाँ पे. खैर, इसको बोल दीजिएगा कि ये एब्सेंट मार्क है, ऐसा प्रेजेंट एक्सेप्टेबल नहीं है. आप लॉग इन कर रहे हैं और जब बुलाया जा रहा है तो कोई हरकत नहीं है. तो ठीक है, नेक्स्ट आपका रिशु भी है कि नहीं है? रिशु यहाँ है? मैम वो है ही नहीं. रिशु तो दिख ही नहीं रहा. ठीक है, रिशु को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और साथ ही साथ प्रेरणा आप भी रेडी रहिएगा, और दीपेंद्र, ठीक है? आप दोनों रेडी रहिए. करेगा नहीं आता है तो क्या? और कुछ
अरे लेकिन काफी जल्दी खत्म हो गया, वो भी 2-2 प्रेजेंटेशन, क्या बात है। हालांकि एकदम छोटा 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 टॉपिक था, था। मेरा इतना बड़ा दे दिए हैं आप। मैं तो आपको बोली ही कि भाई बताइए, आप सर हैं, आप ही बताइए कौन सा टॉपिक चाहिए। मेरा कल है, कल हो जाएगा। आप तो चीफ गेस्ट हैं यहाँ हमारे बीकॉम फर्स्ट सेम के। हे भगवान। मैम इनडायरेक्टली बस ये मेरा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल रही है? इनडायरेक्टली कह रहे हैं इसको। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, जो क्लास में पूरे 30 दिन के क्लास में जो कभी कभी सप्ताह में एक बार आए तो चीफ गेस्ट ही है ना। सेकंड सेम चीफ से गेस्ट कंटिन्यू है। वो खैर देखा जाएगा सेकेंड सेम में मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी। पहले फर्स्ट क्यों सेम मैम, में फिलहाल मैं हूँ। आप कहाँ तो जाइएगा? मैम जो आप नहीं मेरा पढ़ाएंगी मैम? सब्जेक्ट अलॉट करे होगा कि नहीं होगा। हम ऐसे तो लोग लास्ट ईयर तो मैं हम पढ़ाई लोग हूँ। एप्लीकेशन दे देंगे, हम लोग एप्लीकेशन दे देंगे, मैम ही पढ़ाएगी। यस मैम। हाँ हाँ दीपेंद्र, आप तो आपका एप्लीकेशन सबसे ऊपर रहेगा। जरूर। कॉलेज चले जाएंगे आपकी। हाँ तो सेकेंड सेम में फिलहाल लास्ट ईयर मैंने बिजनेस लॉ पढ़ाया था। ठीक है, मैं और सोनी मैम दोनों साथ में पढ़ाए थे। अब इस बार देखिए रूटीन अगर सेट होता है तो पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहिएगा तीनों। मिलते ठीक हैं है। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके मैम, बाय थैंक यू मैम। मैम।